नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि में। आज की इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जटिल यौगिक जो होता है, जो हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण हम लोग किस तरीके से करते हैं। उसके लिए हमने आप लोगों को कुछ बेसिक्स रूल्स बताया था, है ना। और उसी रूल के आधार पर जो आईयूपीएसी ने जो डिसाइड किया है रूल, उसी रूल के आधार पर हमने कुछ दो तीन एग्जाम्पल के सहारे आप लोगों को जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं ये हम लोग देख चुके थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जटिल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु होता है, यानी कि जो सेंट्रल एटम होता है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे बनता है, जो कि हर एक बार देखिएगा एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। देखिए, सरल यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या माने सरल यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या और जटिल यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, बट जटिल यौगिकों में थोड़ा सा ध्यान देना है कि कुछ जो लिगेंड्स होते हैं ना, उसमें कुछ लिगेंड जो है वो ऋणात्मक होते हैं, कुछ लिगेंड जो है वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। तो उसके बेसिस पे कभी कभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो उन्हीं सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आप लोगों को सोचे कि जटिल यौगिकों का जो केंद्रीय धातु है, जो सेंट्रल एटम है, उसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालें। ये छोटा छोटा क्वेश्चन करके ना हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। एक्चुअली क्या है ना, देखिए आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, और जब अभी से ही कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे ना, तो लास्ट में जाकर के आपके पास इतना ज्यादा हौच पौच हो जाएगा कि कभी लगेगा कि फिजिकल पढ़ें, इनऑर्गेनिक पढ़ें कि ऑर्गेनिक पढ़ें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट लास्ट में एकदम बिल्कुल लगने लगता है कि मेरा बहुत ये छूट रहा है। फिजिक्स पढ़े तो केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री पढ़े तो मैथ छूट रहा है। तो एकदम लास्ट में बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो जाएगा। अभी आपके पास समय है, इस समय का यूज करके और आप सारे सब्जेक्ट को ना थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही टाइम डिसाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि हमको इतना टाइम फिजिक्स के लिए रख लेना है, इतना टाइम केमिस्ट्री के लिए रख लेना है, और उस पर क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का। जैसे मान लिया अगर हम दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पे बताते हैं, तो इसी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी को बेसिस मान करके और जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उस सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिया गया ना, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि रूल जो होता है ना, नियम है, वो सब के लिए एक ही होता है। तो बस खाली ध्यान रखना है कि किस बेसिस पे हम लोग जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो होता क्या है ना कि लास्ट में जब एकदम जब एग्जाम नियरेस्ट आ जाएगा, आपको एकदम काफी नजदीक आ जाएगा, तो आपको एकदम टेंशन होने लगेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं क्लास में, हम बोला कि सर ये सब तो पढ़ा हुआ है, ये सब तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, बन जाएगा। तो हम लोग तो बनाने के लिए ही तो बताए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इजी वे में बन जाता है तो मेरे लिए इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि मन में लग रहा है कि अच्छा बन जाएगा, और जब एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे इसको हम कैसे बनाए थे, सब भूल गए। तो कॉन्फिडेंस ठीक है, अच्छी बात है, आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम जरूर बना लेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये भी नहीं हो जाइए कि अब ये तो क्वेश्चंस ना बन ही जाएगा, पता चला एग्जाम में नहीं बन पाया। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखना है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आप जैसे मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 3-4 दिन से, जैसे मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को अगर नहीं उठाते हैं तो केमिस्ट्री का कुछ बात आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो ये लास्ट में ना अभी अगर रिलैक्स कीजिएगा तो लास्ट में जाके एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा, और चूल मच जाएगी। चूल कहने का मतलब एकदम इधर उधर दिमाग आपका जो है परेशान हो जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। तो दिमाग लास्ट में परेशान ना हो, है ना, रिलैक्स मोड में रहे। एग्जाम के समय में बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाके एग्जाम दे। इससे अच्छा है कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी से ही हम लोग उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शुरू कर दें, ताकि परेशानी अभी हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मान लिया कि थोड़ा सा टेंशन होगा, तो कल होके फिर जब क्वेश्चंस वगैरह बन जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में कहीं अगर क्वेश्चन नहीं बना तो वो हमेशा के लिए सर दर्द बन जाएगा। हमेशा वो बात आपको याद आएगा कि ये सारी चीजें तो हमने पहले पढ़ ली थी, उसके बावजूद भी मेरा क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया। तो उसका एक ही वजह आपको दिखेगा, वो लगेगा कि भाई प्रैक्टिस हमने नहीं किया था।
तो इसी सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाने के लिए हम सोचे कि चलिए छोटा छोटा जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उन सारे क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करवा दें। 4-5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करवाएंगे, इस आइडिया आपको मिल जाएगा कि किसी भी जटिल यौगिक में, किसी भी उप सह संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, उसका IUPAC नाम हम सॉरी उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जो सबसे हम बार बार बोलते रहते हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में लगभग पूछ देता है, वो है K4FeCN का होल 6। देखिए जिसका ये टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके लिए भी बोल रहे हैं, और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है ना वो भी एक बार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस देखिएगा ध्यान से, ताकि अगर जिनका नहीं पढ़ा हुआ अभी अगर आप देख लेते हैं तो फिर जब इसको बता दिया जाएगा तो आप क्वेश्चंस जो आसानी से सोल्व कर लेंगे। K4FeCN का होल 6, ये मान लिया एक जटिल यौगिक है, इसमें ये जो है देख रहे हैं ना, ये केंद्रीय धातु है Fe। इसी Fe का ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। निकालने का तरीका जो हमने आप लोगों को बताया है उसमें आप लोगों को बताया है कि जो पोटेशियम होता है, देखिए जिसका निकालना रहता है ऑक्सीकरण संख्या उसको हम लोग X मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, मान लिया आपको नहीं पता है, एकदम आप न्यू कमर्स हैं, पहले इसके बारे में कोई नहीं कुछ नहीं जानते हैं, तो और आपसे अगर अचानक से पूछ दिया गया कि भाई पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा तरीका बता रहे, बस इस खाली टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ना अगर आपको टेक्निक समझ में आ गया तो फिर सारे कंपाउंड, सारे यौगिक आपको एक ही जैसे दिखेंगे। तो टेक्निक क्या है, जैसे मान लीजिए के का आपको नहीं पता है कि सर के का ऑक्सीकरण संख्या जनरली कितना होता है, तो क्या करेंगे ना, हम एक कोई कंपाउंड ले लेंगे के का, यौगिक ले लीजिए जैसे KCl, और KCl को आयन में तोड़ दिए, कैसे टूटेगा, के पर प्लस Cl पर माइनस, यानी कि पोटेशियम पर एक प्लस आ रहा है, इससे पता चलता है कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। तो पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गया, लेकिन पोटेशियम है कितने, 4, तो 1 गुना 4 कर दिए, प्लस जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होना उसको X मान लीजिए, प्लस साइनाइड है, साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है नहीं पता, मान लिया कि आपको नहीं पता, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, एक पोटेशियम साइनाइड ले लीजिए, इसको आयन में तोड़ दीजिए, कैसे टूटेगा, K पर प्लस Cn पर माइनस, यानी कि साइनाइड पे देखिए माइनस चार्ज आ रहा है, एक माइनस चार्ज, इसका मतलब है कि साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन साइनाइड है कितने, 6 हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 गुना 6, और पूरे यौगिक जो देख रहे हैं पूरा कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, यानी कि पूरे कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, चार्ज तो है नहीं। अब इसी में से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो गया, प्लस x हो गया, 6 इंटू -1 6 हो गया, इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम बात करें है ना, x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर +2 हो जाएगा, देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा कोई क्वेश्चन से लेते हैं, जैसे मान लिया हमने लिया CONH3 का होल 6 है ना, Cl3, ये है, ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हमको कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। बहादुर, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या है ना, यही केंद्रीय धातु, इसी को सेंट्रल एटम बोलते हैं हम लोग, तो जिसका निकालना है उसको तो हमने X मान लिया। तरीका समझ लो, बस एक बार ये तरीका समझ लो, कितना भी बड़ा यौगिक आपको देगा, कितना भी बड़ा कंपाउंड देगा, आप आराम से उसका ऑक्सीकरण संख्या इजी वे में पता कर सकते हैं। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, X मान लिया, X जो निकालना है। अमोनिया है, देखिए बाबू, अमोनिया जो है खुद में यौगिक है, अमोनिया एक खुद में यौगिक है, ना इस पर कोई धनायन होता है ना कोई ऋणायन होता है, ये हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में, एकदम फ्री फॉर्म में इस नेचर में रहता है। तो याद कर लीजिए, जो भी यौगिक इस नेचर में फ्री फॉर्म में रहता है, एकदम मुक्त अवस्था में रहता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, क्योंकि इस पे ना कोई प्लस चार्ज है ना कोई माइनस चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो x + 0 इंटू कितना, 6 है ना, प्लस क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं पता था, अभी तो जस्ट बताया था, ऐसे तोड़ लेना है, K पर प्लस Cl पर माइनस, यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा, लेकिन क्लोरीन है कितना, 3, तो -1 इंटू 3, और पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या देख लो, पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, x प्लस ये तो 0 ही हो गया,
-3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +3 निकल के आ गई जी। यानी कि इस यौगिक में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। प्रोसेस समझ में आ रहा है? किसी भी तरह का कोई डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लिया तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CO NH3 का होल 2 H2O का होल 2 Cl2 और यहाँ पे है ऐसे Br। इस तरह का कोई एक बड़ा सा यौगिक आपको दे दिया गया और इसमें बोला जाएगा कि यहाँ पे जो केंद्रीय धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो समझना यहाँ पे, है ना। जिसका निकालना उसको X। देखिए अमोनिया के बारे में बताया कि अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है, यानी इस पर ना कोई प्लस चार्ज होता है ना कोई माइनस चार्ज होता है। तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी और 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। प्लस H2O के बारे में भी जान लीजिए। H2O भी एक यौगिक है जो मुक्त अवस्था में रहता है, ना इस पर कोई प्लस चार्ज होता है ना कोई माइनस चार्ज होता है, यानी कि इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। तो H2O पर भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 0, 0 इंटू 2 कितना हो गया 0। ठीक है, यहां तक तो 0 हो गया। क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या अभी जस्ट हमने बताया, क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, -1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 हो जाएगा। ब्रोमीन का भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। नहीं तो देखिए ऐसे कोई यौगिक ले लीजिएगा, तरीका ही बता रहे, यही तरीका आपको फॉलो करना है। जब भी किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या नहीं मालूम हो, आप उसको यौगिक के रूप में लिखिए और उसको आयन में तोड़ के देख लीजिए। Br पे माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। तो यहां तक लिख दिए। देखिए इसका निकालना था X मान लिए, अमोनिया का 0 हो गया, H2O का 0 हो गया, 2 गो क्लोरीन है तो -2 हो गया, 1 गो ब्रोमीन है तो -1 हो गया, और पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 0। अब यहां से X का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए X -3 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3 हो गया, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसी तरीके से आपको निकालना है सारे यौगिक का। एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चंस को बनाइए, और किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो जिसका ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालने आ रहा आपको, जटिल यौगिक, ध्यान दीजिएगा जो टॉपिक चल रहा है वो है जटिल यौगिक, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या नहीं आपको निकालने आ रहा हो या इसका आईयूपीएसी नाम नहीं लिखने आ रहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे। तो इस तरीके से निकाल दिया। एक यौगिक और हम लोग ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला यौगिक है जैसे चौथा हम ले रहे हैं, जैसे देखिए CrOX का होल 3, है ना, इस तरीके से है दिया हुआ CrOX का होल 3, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 माइनस OX का होल 3 पे 3 माइनस, ऐसे करके दिखा हुआ रहेगा, और बोलेगा इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है। देखिए जिसका निकालना है उसको हम लोग X मान लेते हैं, ये तो आपको पहले भी बता दिए। OX मतलब क्या है, OX का मतलब हम लोग इसको ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी जटिल यौगिक में कहीं पे OX लिखा है मतलब ऑक्सिलेट है। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे लिख रहे हैं COO माइनस COOA माइनस, ऑक्जेलिक एसिड से बना है। जो आप नाम सुनेंगे ऑक्जेलिक अम्ल, जो टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल से ही ऑक्सिलेट बना है। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब है एक ऑक्सिलेट पे 2 माइनस होता है ना। क्लियर हो गया? OX जहां भी लिखा रहेगा हम लोग ऑक्सिलेट समझेंगे, मतलब इसको कहीं कहीं ऐसे भी, दोनों को मिला के ऐसे भी लिख देगा आपको C2O4 पे माइनस माइनस, तो सेम चीज है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों को मिला करके ऐसे लिख दिया है। लेकिन याद रखना इस पर 2 माइनस चार्ज होता है ऑक्सिलेट आयन पे। तो ऑक्सिलेट आयन पे 2 माइनस चार्ज होता है, लेकिन ऑक्सिलेट है कितना 3, तो हो गया X प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू, देखिए पूरा पे 0 चार्ज नहीं है, देखिए पूरा यौगिक के रूप में नहीं, आयन के रूप में कितना है ना, -3 है जी। अब यहाँ से X का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। X हो गया 3 दूना 6, X माइनस 6 बराबर -3, X बराबर हो गया -3 प्लस 6, यानी X का वैल्यू +3 निकल के आ गया। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +3 हो जाएगी, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। क्लियर? देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
एक लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हमने शुरू में ही बोला था कि 4-5 क्वेश्चंस आपको बताएंगे और 4-5 क्वेश्चंस बताने के बाद आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपसे ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगा। देखिए अब एक और देने जा रहे हैं, है ना, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में कई बार उसको पूछा गया है। 5वां नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। NiCO का होल 4, ये CO मतलब याद रखना है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, जी हमने अभी जस्ट बताया कि जिसका निकलना है उसको हम लोग x मान लेते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको बता दें, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद एक यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खुद एक यौगिक है। और अभी हमने जस्ट बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यौगिक है तो यौगिक अगर मुक्त अवस्था में पृथ्वी पे है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, यानी कि x प्लस 0 गुने कितना 4, अब पूरे कंपाउंड का भी कितना होगा 0। ये हो गया निकेल का x, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0, चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कोई चार्ज नहीं रखता है, एक यौगिक के रूप में है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। और 0 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे यौगिक का देखिए कोई चार्ज है जी पूरे यौगिक पर, ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा तो x प्लस 0 बराबर 0, यानी x इक्वल टू 0। याद रखना यही एक यौगिक आपको दिखा अभी तक जिसमें ऑक्सीकरण संख्या 0 निकल के आया, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है NiCO का होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 0 भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है, प्लस में आ सकता है, माइनस में के फॉर्म में भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 आ रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको किसी भी यौगिक का कोई भी जटिल यौगिक आपको ले लेना है, कॉपी में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को एक बार पहले लिख लीजिए, मान ली 10 गो होगा 20 गो होगा जो भी होगा, एक बार प्रैक्टिस करना, 5 मिनट में तो सब हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को एक बार पहले इकट्ठा करके लिख लीजिए और सब का ऑक्सीकरण संख्या निकाल निकाल के देखिए। कहीं कहीं आपको जैसे देख ऐसा लिखा रहेगा CO EN का होल 2, ध्यान दीजिए EN भी आएगा, है ना, EN का होल 2 Cl2 ऐसे करके Cl रहेगा। छठा नंबर ये कर देते हैं, ठीक है, एक और प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो चलिए जिसका निकालना उसको x। EN जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, EN का मतलब समझिएगा, EN का मतलब है इथिलीन डाइएमीन, ये भी एक यौगिक है, इथिलीन डाइएमीन। ये देख लो फॉर्मूला लिख देते हैं उसका, CH2 CH2 NH2 NH2, देख लो बाबू यही है इथिलीन डाइएमीन। बताइए इस पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, और जब इस पर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो चलिए EN का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया, 0 में 2 से गुना किए तो 0 ही हो जाएगा। क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, लेकिन क्लोरीन 2 गो है तो -2 हो जाएगा, एक क्लोरीन बाहर में है तो इसका -1 हो गया, और पूरे कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 0, यानी कि x माइनस -2 -1 कितना हो गया -3, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 निकल के आ गया बाबू। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। अब आपको समझ में बिल्कुल क्लियरली आपको आ गया होगा कि किसी भी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आप एक एक करके बनाइए, और मैं आपको एक एक करके सारा क्वेश्चंस बनवाऊंगा यहाँ पे छोटा छोटा वीडियोस ला करके। लेकिन आप अगर इसको खाली कंटिन्यू वे में, सिर्फ कंटिन्यू वे में आप सिर्फ देखते रहेंगे ना, तो एग्जाम तक आपको इतना ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा देंगे कि एग्जाम में जब बैठेंगे आप लोग ना, तो यहाँ क्वेश्चन मिलने के बाद आपको लगेगा कि अरे सारे क्वेश्चंस तो हमने पहले से ही बना लिया है। किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो गया तो फिर आप बोल देना कि हाँ सर आप तो बस फेंकते हैं। इसलिए मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ कि आपको जिस जिस तरीके से यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, बस इस सारे वीडियोस को आप लोग देखिए। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं उसका आधार पर बाकी क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता केमिस्ट्री में, मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको डालिए, हम आप एक एक करके उसका सबका सोल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो है बस 4-5 क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम लोग देंगे, और इसका संरचना, इसका प्रसंकरण हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे, आपको एक एक करके सारा वीडियो आता जाए।